गाजीपुर नाम लेते ही पूर्वांचल की राजनीति का एक ऐसा पन्ना खुलता था जिसमें इतिहास भी है, संघर्ष भी है और सत्ता के बड़े बड़े किरदार भी। यह वही गाजीपुर है जहां राजनीति कभी सिर्फ लखनऊ से तय नहीं होती थी। यहां के नेता अपने इलाके में अपना कद लेकर चलते थे। कार्यकर्ता किसी नेता के पीछे इसलिए नहीं खड़ा होता था कि ऊपर से नाम आया है, बल्कि इसलिए खड़ा होता था क्योंकि नेता की अपनी जमीन थी, अपना जनाधार था और अपना राजनीतिक रसूख था। लेकिन वक्त बदला, सियासत बदली और शायद गाजीपुर भाजपा की राजनीति का मिजाज भी बदल गया। आज सवाल यह नहीं है कि भाजपा में ठाकुर नेता बचे हैं या नहीं बचे हैं। सवाल यह है कि जो ठाकुर चेहरे कभी भाजपा की स्थानीय राजनीति के मजबूत स्तंभ माने जाते थे, क्या आज वही राजनीतिक वजन उनके पास है? और अगर नहीं तो आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ टिकटों का मामला है या फिर भाजपा की गाजीपुर वाली राजनीति में सत्ता का केंद्र ही बदल चुका है? और अगर सत्ता का केंद्र बदल चुका है तो उसके पीछे कौन कौन से चेहरे हैं? यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। गाजीपुर भाजपा में ठाकुर चेहरों की कमी कभी नहीं रही। अरुण सिंह जैसे नाम संगठन और स्थानीय राजनीति में अपनी पहचान रखते थे। जिला स्तर की राजनीति से लेकर सहकारी संस्थाओं तक उनकी भूमिका रही और उन्हें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी राजनीतिक चेहरे के रूप में भी देखा जाता रहा। फिर आते हैं राधे मोहन सिंह। यह कोई ऐसा नाम नहीं जिसे गाजीपुर की राजनीति में परिचय की जरूरत पड़े। पूर्व सांसद, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे समय में चुनाव जीतने वाला चेहरा जब गाजीपुर की राजनीति आज की तरह नहीं थी। 2009 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। गाजीपुर की जमीन पर उन्होंने अफजाल अंसारी जैसे मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंदी को शिकस्त दी थी। अब जरा राजनीति की विडंबना देखिए। जिस व्यक्ति ने कभी गाजीपुर की लोकसभा सीट पर जीत का झंडा गाड़ा, आज वही चेहरा भाजपा की राजनीति में उस केंद्रीय स्थान पर दिखाई नहीं देता जिसकी उम्मीद उसके पुराने राजनीतिक कद को देखकर की जा सकती है। तो सवाल उठना स्वाभाविक है, राजनीति में कद बड़ा होता है या वर्तमान समीकरण? क्योंकि लोकतंत्र में इतिहास बहुत कुछ याद रखता है, लेकिन चुनावी राजनीति अक्सर इतिहास की फाइल बंद करके पूछती है आज उसके पास कितना वोट है। राधे मोहन सिंह का राजनीतिक सफर भी गाजीपुर की बदलती राजनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सियासत में दल बदलना कोई अपराध नहीं है। नेता पार्टी बदलते हैं, पार्टियां नेता बदलती हैं और जनता कभी कभी दोनों को बदल देती है। राधे मोहन सिंह पहले समाजवादी पार्टी के साथ रहे और बाद में भाजपा में आए, लेकिन राजनीति का खेल यहाँ दिलचस्प हो जाता है क्योंकि एक दौर में जो नेता खुद चुनावी समीकरण का केंद्र था, वह समय के साथ उसी राजनीतिक मशीनरी का हिस्सा बन जाता है जहां फैसले किसी और दिशा से आने लगते हैं। यानी चेहरा वही हो सकता है लेकिन राजनीतिक कुर्सी का कोड बदल जाता है और गाजीपुर में यही बदलाव धीरे धीरे दिखाई देता है। अब बात करते हैं राजकुमार सिंह गौतम की। 2007 में जमनिया से बसपा के टिकट पर विधायक बने। यह नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ जाति पहचान का नाम नहीं है, यह उस दौर की राजनीति का उदाहरण है जब स्थानीय स्तर पर नेता की अपनी पकड़ भी चुनावी गणित को प्रभावित करती थी। गांव, इलाका, व्यक्तिगत संपर्क, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और जनता से सीधा रिश्ता। आज की राजनीति में इन सबकी जगह सोशल मीडिया ने जरूर ले ली है, लेकिन वोट अभी भी गांव से ही आता है। मोबाइल स्क्रीन पर नेता वायरल हो सकता है मगर बूथ पर वोटर अभी भी आदमी ही होता है। और यहीं गाजीपुर की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या गाजीपुर के पुराने स्थानीय चेहरों और नए सत्ता केंद्रों के बीच दूरी बढ़ी है? अब आइए 2024 पर लोकसभा चुनाव, गाजीपुर और भाजपा का टिकट और उम्मीदवार बने पारसनाथ राय। यहीं से बहस और तेज हो जाती है क्योंकि गाजीपुर में सवाल केवल उम्मीदवार का नहीं था, सवाल था भाजपा ने आखिर किस तरह का राजनीतिक चेहरा चुना। एक तरफ ऐसे पुराने चेहरे मौजूद थे जिनका चुनावी इतिहास था, स्थानीय पहचान थी, संगठन में वर्षों की मौजूदगी थी। दूसरी तरफ पार्टी ने एक ऐसे चेहरे पर भरोसा किया जिसे गाजीपुर की व्यापक चुनावी राजनीति में पुराने दिग्गजों की तुलना में अपेक्षाकृत नया चेहरा माना गया। अब यही राजनीति का सबसे मजेदार व्यंग पैदा होता है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चेहरा नया है लेकिन विचार पुराने हैं, लेकिन गाजीपुर में सवाल उल्टा पूछा गया। चेहरा नया है तो राजनीतिक समीकरण कितना नया है? पारसनाथ राय की उम्मीदवारी को समझने के लिए गाजीपुर भाजपा की एक और महत्वपूर्ण धुरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मनोज सिन्हा। गाजीपुर की राजनीति में मनोज सिन्हा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। केंद्र की राजनीति से लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल तक उनका सफर उन्हें गाजीपुर से बाहर राष्ट्रीय स्तर का चेहरा बना चुका है। लेकिन राजनीतिक प्रभाव सिर्फ पद से खत्म नहीं होता। अपने गृह जिले में उनके समर्थकों और राजनीतिक नेटवर्क की चर्चा हमेशा होती रही है। पारसनाथ राय की राजनीतिक नजदीकी को भी इसी संदर्भ में देखा गया और यहीं से एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है,
क्या गाजीपुर भाजपा में अब राजनीतिक ताकत का पैमाना सिर्फ पुराना चुनावी रिकॉर्ड नहीं बल्कि वर्तमान सत्ता केंद्रों से निकटता भी बन गया है? अगर ऐसा है तो फिर पुराने नेताओं की पूरी राजनीतिक किताब अचानक कितनी उपयोगी रह जाती है? यही सवाल असली है। पुरानी राजनीति में नेता का कद बनता था जनता के बीच, आज की राजनीति में कद के कई पैमाने हैं। जनाधार भी, संगठन भी, सत्ता से नजदीकी भी, मीडिया में मौजूदगी भी, और पार्टी के भीतर किसकी बात कितनी दूर तक जाती है यह भी। गाजीपुर में यही बदलाव सबसे दिलचस्प है, क्योंकि अगर किसी पुराने नेता ने वर्षों तक राजनीति की लेकिन टिकट का फैसला किसी दूसरे राजनीतिक समीकरण से होता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। और अगर नया चेहरा सीधे बड़े सत्ता केंद्रों से जुड़कर ऊपर आता है तो पुराने चेहरे के समर्थक पूछेंगे ही, भाई साहब इतने साल की राजनीति का अनुभव किस खाते में गया? राजनीति शायद इसका जवाब दे। अनुभव अपनी जगह है, समीकरण अपनी जगह, और यही तो राजनीति है जनाब। यहाँ कल का कद्दावर नेता आज वरिष्ठ नेता हो सकता है, और कल का अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरा आज पार्टी का सबसे मजबूत विकल्प बन सकता है। अब इस पूरी कहानी को अगर कोई सीधे सीधे ठाकुर बनाम भूमिहार बना दे तो यह कहानी को बहुत छोटा कर देगा, क्योंकि गाजीपुर की राजनीति इतनी सरल नहीं है। यहाँ जाति समीकरण जरूर है, लेकिन सिर्फ जाति समीकरण नहीं, यहाँ व्यक्तिगत संबंध है, पुराने राजनीतिक रिश्ते हैं, पार्टी संगठन है, स्थानीय गुट हैं, विधानसभा क्षेत्रवार अलग अलग समीकरण हैं, और सबसे ऊपर 2027 का डर और तैयारी है। भाजपा जानती है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव सिर्फ एक जाति के सहारे नहीं जीता जा सकता, इसलिए पार्टी लगातार अपने सामाजिक आधार को फैलाती रही है। लेकिन विस्तार की इस प्रक्रिया में अगर पुराने सामाजिक आधार को यह महसूस होने लगे कि उसकी राजनीतिक हैसियत कम हो रही है तो समस्या शुरू होती है, क्योंकि वोट बैंक को सिर्फ जोड़ना नहीं पड़ता है, उसे सम्मानित महसूस भी कराना पड़ता है। भाजपा के सामने गाजीपुर में असली चुनौती ठाकुर समाज को टिकट देना भर नहीं है। चुनौती है कि पार्टी के पुराने प्रभावशाली चेहरों को यह भरोसा कैसे दिया जाए कि आपकी राजनीति खत्म नहीं हुई है। क्योंकि अगर कोई नेता चुनाव हार जाए तो राजनीति खत्म नहीं होती, लेकिन अगर नेता को लगे कि पार्टी के भीतर उसकी राजनीतिक जरूरत ही खत्म हो गई तो कहानी अलग हो जाती है। और राजनीति में सबसे खतरनाक चीज यही होती है, नाराजगी नहीं, राजनीतिक निष्क्रियता। क्योंकि नाराज नेता बोलता है, निष्क्रिय नेता चुप हो जाता है, और चुनाव के समय पता चलता है कि चुप्पी कितनी महंगी थी। अब 2027 की तरफ आइए। भाजपा के सामने एक तरफ अपना मजबूत सामाजिक गठजोड़ बनाए रखने की चुनौती है, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अपने पुराने सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में लगा है। ऐसे में गाजीपुर में ठाकुर समाज की राजनीतिक दिशा महत्वपूर्ण हो सकती है। क्या यह समाज भाजपा के साथ मजबूती से रहेगा? क्या पुराने नेताओं की नाराजगी कोई असर डालेगी? क्या भाजपा नए चेहरों के सहारे आगे बढ़ेगी, या फिर पार्टी पुराने और नए दोनों चेहरों को साथ लेकर चलेगी? यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, गाजीपुर में सिर्फ टिकट बदलने से कहानी नहीं बदलेगी, क्योंकि राजनीति टिकट से शुरू हो सकती है लेकिन खत्म संगठन और बूथ पर होती है। तो गाजीपुर भाजपा में ठाकुर प्रतिनिधित्व की कहानी आखिर है क्या? क्या ठाकुर नेता खत्म हो गए? नहीं। क्या भाजपा ने ठाकुर समाज को पूरी तरह किनारे कर दिया है? ऐसा कहना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन क्या पुराने ठाकुर राजनीतिक चेहरों का प्रभाव पहले जैसा दिखाई नहीं देता? यही वह सवाल है जिस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए, और इसके पीछे कई वजहें हैं। बदलते सामाजिक समीकरण, भाजपा की नई चुनावी रणनीति, नए राजनीतिक चेहरों का उभार, संगठन के भीतर बदलते सत्ता केंद्र, पुराने नेताओं की सीमित होती भूमिका, और सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय राजनीति का बदलता चरित्र। आज भाजपा सिर्फ किसी एक जाति की पार्टी बनकर चुनाव नहीं लड़ सकती, उसे हर समाज चाहिए, हर वर्ग चाहिए, हर बूथ चाहिए, हर कार्यकर्ता चाहिए। लेकिन इसी विस्तार में अगर किसी पुराने सामाजिक आधार को यह लगने लगे कि हमसे वोट तो चाहिए लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं, तो यह सवाल पार्टी के लिए असहज जरूर है, लेकिन जरूरी भी है। गाजीपुर की राजनीति हमें एक बहुत पुरानी बात फिर याद दिलाती है, सियासत में कोई चेहरा अस्थायी नहीं होता। जो आज जरूरी है कल विकल्प हो सकता है, जो कल विकल्प था आज जरूरत बन सकता है, और जो भी चुनाव जीतने वाला चेहरा था वह भी एक दिन पार्टी की फोटो के पीछे की कतार में खड़ा दिखाई दे सकता है। इसलिए गाजीपुर की कहानी सिर्फ ठाकुर चेहरों के सिकुड़ने की कहानी नहीं है, यह कहानी है राजनीतिक ताकत के केंद्र बदलने की, यह कहानी है पुराने कद और नए कनेक्शन की, यह कहानी है जनाधार और संगठन के बीच बदलते रिश्ते की, और यह कहानी है उस भाजपा की जो गाजीपुर में अपने पुराने सामाजिक आधार को छोड़ना नहीं चाहती लेकिन नए सामाजिक समीकरणों को भी खोना नहीं चाहती। अब असली सवाल यही है, क्या भाजपा पुराने ठाकुर चेहरों को
फिर से राजनीतिक स्पेस देगी या गाजीपुर में राजनीति का नया फार्मूला यही रहेगा? पुराने चेहरे सम्मान के साथ मौजूद रहें और फैसले नए समीकरणों से होते रहें, क्योंकि चुनावी राजनीति में सबसे बड़ा व्यंग यही है, कुर्सी पर बैठा आदमी बदलता है तो सब कहते हैं लोकतंत्र है, लेकिन जब राजनीतिक ताकत का पूरा समीकरण बदल जाए तो सवाल पूछना पड़ता है कि यह सिर्फ लोकतंत्र का बदलाव है या फिर सत्ता के गलियारों में किसकी सुनी जाए उसका भी बदलाव है। गाजीपुर फिलहाल इसी सवाल का जवाब तलाश रहा है और 2027 शायद इसका सबसे बड़ा इम्तहान होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जनादर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।